हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले के 3 जो प्रीवियस पेपर हैं हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स के 2022 और 2023, वो हमारे पास पुराने चैनल हारू ज्योमेट्रिक्स पर अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है उनकी वीडियोस। और गेट ज्योमेट्रिक्स 2024 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व वीडियोस जो हैं और पीडीएफ अवेलेबल है इसी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के चैनल पर। ठीक है, तो आप वहाँ पे उसको रेफर कर सकते हो। और गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर के अंदर हमने दोनों सेक्शंस को, पार्ट बी के जो दोनों सेक्शंस हैं, सर्विंग एंड मैपिंग और इमेज प्रोसेसिंग वाला, दोनों पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है और एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि पैटर्न पता है आपको, सबसे पहले जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 1 मार्क के और 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हियर आर 2 एनालॉगस ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दैट लिस्ट वर्ड्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी। आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड इन ग्रुप 2। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी है मतलब कि सबसे पहले रिडिक्यूल होता है कि थोड़ा सा मजाक करते वक्त जो हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। ठीक है, फिर इंसल्ट होता है, फिर अब्यूज होता है। तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, उसी के केस में ग्रुप 2 का वो वर्ड बताना है हमें जो आएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। उसके बाद प्रेज है, उसके बाद एप्रिसिएट है हमारे पास। ठीक है, तो किसी काम को करने के लिए अप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है, प्रेज करना पड़ेगा हाईली, तो वो वर्ड ढूंढना है हमारे पास। तो इसमें इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश से रिलेटेड और जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप के पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास एक्सटोल, प्राइज, अप्रोप्रिएट और एस्पाउज है। तो एक्सटोल का मतलब होता है हमारे पास टू प्रेज एंथुसियास्टिकली, और या फिर टू प्रेज हाईली हमारे पास। ठीक है, तो यही एक वर्ड है जो यहाँ पे फिल कर सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद प्राइज हो गया, अप्रोप्रिएट हो गया, एस्पाउज हो गया। इनका मीनिंग जैसे प्राइज हो गया टू वैल्यू नॉट एज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब अनरिलेटेड, और एस्पाउज मतलब टू एडोप्ट अ कॉज। तो ये सारे वर्ड हमारे पास नहीं फिट बैठते हैं। हमारे पास जो एक्सटोल है मीनिंग जो है वो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हैड आई लर्न एक्टिंग एज अ चाइल्ड, आई फिल इन द ब्लैंक्स अ फेमस फिल्म स्टार, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। अब यहाँ पे जो पूछा गया है वो ऐसी पॉसिबिलिटी है जो पास्ट में हुई होती, बट ऐसा नहीं हुआ है हमारे पास। कि हैड आई लर्नड एक्टिंग एज अ चाइल्ड, कि अगर मैं उसने बचपन से एक्टिंग सीखी हुई होती तो आज वो एक फिल्म स्टार, फेमस फिल्म स्टार होता। तो मतलब आई कुड हैव बीन होता, पास्ट की सेंटेंस है जो कंप्लीट नहीं हुई है। तो कुड हैव बीन ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या कुड हैव बीन का मतलब होता है एक्सप्रेसेस अ पास्ट पॉसिबिलिटी दैट डिड नॉट अकर। तो हैड आई लर्नड एक्टिंग एज अ चाइल्ड, आई कुड हैव बीन अ फेमस फिल्म स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 12 म्यूजिकल नोट्स आर गिवन एज सी, सी हैशटैग है, ऐसे ही करके हमारे पास बी जो है। टोटल हमारे पास 12 म्यूजिकल नोट्स हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो है हर एक नोट की वो 2 की पावर 1/12 है। ठीक है, टाइम्स है द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस नोट। ठीक है, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द नोट सी इज 130.8 हर्ट्ज, देन द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द नोट एफ हैशटैग डिवाइडेड बाई सी का। ठीक है, तो सी की हमें पता है कि 130.8 है, और ऊपर वाली जो रहेगी वो हमारे पास क्या है, सीरीज से निकाली जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पीछे मतलब 6 टाइम्स हो जाएगी 2 की पावर 1/12 का। ठीक है, इंटू का 6 हो जाएगा पावर के अंदर। ठीक है, और जो नीचे सी की फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि सबसे पहले सी ही है, उसी के टाइम से हमारे पास 2 की पावर 1/12, तो ऑलरेडी 6 है, तो 2 की पावर 1/12 इंटू 6 मतलब 2 की पावर जो 1/12 इंटू 6 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, और ये 130.8 से 130.8 कट जाएगा। तो जो रेशियो आएगा वो 2 की पावर 1/2 आएगा, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एफ एच इज 6 स्टेप्स अवे सी, अबव सी, फ्रिक्वेंसी रेशियो जो हो जाएगा वो 2 की पावर 1/12 का
पावर 6 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग फिगर शो 3 कर्व्स जनरेटेड यूजिंग एन इटरेटिव एल्गोरिदम, द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व जनरेटेड आफ्टर इटरेशन n इज द फिगर शोज आर रिप्रेजेंटेटिव। तो 3 इटरेशन के बाद दे रखा है हमारे पास, मतलब n की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाता है, n की वैल्यू 1 है तो ये 3 बनेगा हमारे पास। ठीक है, लेंथ जो है वो 1/3 1/3 और 1/3 है, और ये जो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है सबका जो लेंथ है हर एक सेगमेंट का वो 1/3 है। इटरेशन 2 मतलब n की वैल्यू 2 पे ये हमारे पास बनता है, लेंथ जो है हर एक सेगमेंट की 1/9 है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो 5/3 की पावर n/2, 5/3 की पावर n, 5/3 की पावर 2n, 5/3 की पावर n 2n-1 है। तो ये जो कर्व है वो हमारे पास कोच कर्व कहलाता है, और हर एक सेगमेंट जो है अगर हम 5 सेगमेंट जो रिप्लेस्ड है 1/3 लेंथ से, तो अगर आप देखोगे n की वैल्यू 1 पे 1 2 3 4 5 और हर एक की लेंथ कितनी है 1/3 है, तो 5 इंटू 1/3 मतलब 5/3 हो गया जब n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास। ठीक है, तो 5/3 की पावर n जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आप देख लो 5/3 की पावर n की वैल्यू 2 है, मतलब कि 25/n होना चाहिए। ठीक है, तो 25/9 हो गया। अब यहाँ पे देखते हो n इक्वल टू 2 मतलब इटरेशन 2 के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये कितना होगा 25/9। तो ऑप्शन जो बी है 5/3 की पावर n वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मोड बाई एक्स वेयर एक्स इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, द फिगर शोन आर रिप्रेजेंटेटिव। तो इस केस में देखोगे तो 4 ये ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो एफ एक्स जो रहेगा ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव साइन की वजह से एफ एक्स जो है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो। और दूसरा है हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे -1 है और लेस देन 0 पे 1 है, बट x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास अनडिफाइंड होगा हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 0 पे तो डिफाइंड है नहीं, अनडिफाइंड है हमारे पास। जैसे ग्रेटर देन होता है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है एग्जैक्ट। ठीक है, और ये -1 होती है अगर ग्रेटर देन 0 पे एक्स की वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है तो -1 है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू इधर डिक्रीज हो रही है नेगेटिव है तो यहाँ पे +1 है एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो 2 मार्क्स का रहेगा, आइडेंटिफाई द ऑप्शन डेट हैज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस सच डेट अ कोहेरेंट पैराग्राफ इज फॉर्म्ड ओवर टाइम। सच एडेप्शंस lead to significant evolutionary changes with the potential to shape the development of new species। तो P गिवन है, Q गिवन है, R गिवन है। Q में क्या है, इन नेचुरल वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट्स इन रेस्पॉन्स टू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। R है हमारे पास, दिस प्रोसेस ऑफ अडेप्शन इज ड्रिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर फेवरेबल ट्रेट्स इंक्रीज एन ऑर्गेनिजम्स chances of survival and reproduction. As environment changes, organisms that can adapt their behavior, structure, psychology to such changes are more likely to survive। तो हमारे पास ये क्या है, S है। ठीक है, तो P Q R S 4 चीज़ें गिवन है जिनको हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में बनाना है इनको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन में तो Q के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो है ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली अडेप्ट, एस के अंदर है एज एनवायरमेंट चेंजेस। ठीक है, और आर के अंदर है प्रोसेस ऑफ अडेप्शन इज ड्रिवन बाय नेचुरल सिलेक्शन, और पी के अंदर है ओवर टाइम सच एडेप्शन। तो इस तरीके से आप क्या आप सीक्वेंस देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले बात होगी कि ऑर्गेनिज्म जो है कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वो अडोप्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है एडॉप्शन का वो नेचुरली होता है, ठीक है। और ओवर टाइम ये जो एडॉप्शंस हैं वो हेल्प करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो बनता है ऑप्शन बी QSRP हमारे पास क्या बनता है, करेक्ट सीक्वेंस बनता है हमारे पास, ठीक है। तो मेन जो कीवर्ड्स हैं आपको उनको ढूंढना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्टिक ऑफ लेंथ 1 मीटर इज ब्रोकन एट 2 लोकेशंस एट डिस्टेंसेज ऑफ B1 एंड B2 फ्रॉम द ओरिजिन O एज शोन इन द फिगर। नोट दैट 0 लेस देन B1 लेस देन B2 लेस देन 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में हमारे पास B1 और B2 है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। नॉट है हमारे पास, ये चीज भी ध्यान देनी है, नॉट पूछा है या फिर वो नेसेसरी कंडीशन पूछी है, ठीक है। फॉर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल यूजिंग द 3 पीसेज ऑल लेंथ्स आर इन मीटर द फिगर शो इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मतलब कि ये स्केल के बेसिस पर नहीं है। तो ऑप्शन है B1 इज लेस देन 0.5, B2 इज ग्रेटर देन 0.5, B1 इज लेस देन B1 प्लस 0.5, B1 प्लस B2 इज लेस देन 1। तो कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। देखिए अगर हमारे पास 1 मीटर की स्टिक लेंथ है, ठीक है, 2 लोकेशंस पर तोड़ा गया और ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पहली लेंथ जो है वो हमारे पास P1 मानते हैं, ठीक है, ये P2 हो गया और ये हमारे पास P3 हो गई, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो B1 माइनस 0 मतलब B1, P2 B2 माइनस B1 के बीच में और P3 हमारे पास 1 माइनस B2 के बीच में, ठीक है। तो फॉर दिस 3 पीसेज टू फॉर्म अ ट्राइंगल दे मस्ट सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। दिस थ्योरम states that the sum of lengths of any two sides of a triangle must be greater than the length of the third side, ठीक है। तो मान लीजिए 3 साइड्स हैं अगर A B C, तो इसमें से जो भी 2 साइड्स का अगर आप सम करते हो A प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन C, या फिर B प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन A, या फिर A प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन B, तो ये कंडीशन होती है एक ट्राइंगल को बनाने के लिए, ठीक है। ये थ्योरम है हमारे पास। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 लेंथ है हमारे पास, ठीक है, P1 P2 P3। तो P1 प्लस P2 शुड बी ग्रेटर देन P3 थर्ड लेंथ, ठीक है। तो P1 प्लस P3 शुड बी ग्रेटर देन P2 और P2 प्लस P3 शुड बी ग्रेटर देन P1। इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी की थ्योरम को हमने अप्लाई किया। पहले अप्लाई किया P1 प्लस P2 शुड बी ग्रेटर देन P3, हमने निकाला हुआ था P1 B1 के बराबर है, P2 B2 माइनस B1 के बराबर है और P3 हमारे पास 1 माइनस B2 के बराबर है। इसको सोल्व किया तो B2 शुड बी ग्रेटर देन 0.5। तो ऑप्शन बी जो है B2 शुड बी ग्रेटर देन 0.5, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। दूसरा हमने सॉल्व किया P1 प्लस P2 शुड बी ग्रेटर देन P1 प्लस P3 शुड बी ग्रेटर देन P2। उससे हमारे पास जो आई कंडीशन वो है B2 माइनस B1 शुड बी लेस देन 0.5। तो ये भी नेसेसरी कंडीशन है। फिर हमने P2 प्लस P3 शुड बी ग्रेटर देन P1 ये सॉल्व किया, तो यहाँ से हमें मिला B1 शुड बी लेस देन 0.5। तो समरी ऑफ नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, B1 शुड बी लेस देन 0.5, B2 शुड बी ग्रेटर देन 0.5, B2 माइनस B1 शुड बी लेस देन 0.5, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास नेसेसरी कंडीशन आ गई। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है। ऑप्शन डी जो है वो B1 प्लस B2 अननेसेसरी कंडीशन है। तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसको और अगर आप सॉल्व करते हो तो B1 लेस देन 0.5, B2 ग्रेटर देन 0.5 का एग्जांपल लेते हैं, 0.4 और 0.6 वैल्यू लेते हैं, दोनों का मिला के 1 हो गया, ठीक है। तो यूनिट लेंथ हो गई। अगर हम उसको देखते हैं तो पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है और तीसरी कंडीशन जो है वो भी हमारे पास ट्रू है। तो B1 प्लस B2 जो है वो हमारे पास इक्वल टू 1 वाली जो कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, B1 प्लस B2 लेस देन 1 वाली, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको थ्योरम के बेसिस पे कैलकुलेशन है ट्राइंगल इनइक्वालिटी की जो थ्योरम है, ठीक है। इसमें क्या है कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 8 स्टूडेंट्स PQRSTUVW आर प्लेइंग म्यूजिकल चेयर्स, द फिगर इंडिकेट्स देयर order of position at the start of the game. They play the game by moving forward in a circle in the clockwise direction. तो पहले राउंड के बाद 4th स्टूडेंट behind plays the game. After second round 5th स्टूडेंट behind queue
लीव्स द गेम। तो ये जो प्लेज नहीं है, ये एक्चुअली में पी लीव्स है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना कि बिहाइंड पी लीव्स द गेम, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप आगे, तो आफ्टर सेकेंड राउंड फिफ्थ स्टूडेंट बिहाइंड क्यू लीव्स द गेम। थर्ड राउंड के बाद थर्ड स्टूडेंट बिहाइंड वी लीव्स द गेम। आफ्टर फोर्थ राउंड फोर्थ स्टूडेंट बिहाइंड यू लीव्स द गेम। हु ऑल आर लेफ्ट इन द गेम आफ्टर द फोर्थ राउंड। तो इस फिगर में देखते हैं हमारे पास पी क्यू आर टी एस, ठीक है, बी यू डब्ल्यू सब गिवन है हमारे पास। तो इसमें एक एक स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि फर्स्ट राउंड के बाद फोर्थ बिहाइंड पी, अगर हम क्लॉकवाइज में देखते हैं तो पी के बाद आर है, टी है, क्यू है, एस है, वी है, यू है, डब्ल्यू है, ठीक है। उसके बाद वापस पी आ जाएगा। तो हमने डब्ल्यू तक लिया, जो भी उसका क्लॉकवाइज इनिशियल ऑर्डर है। फर्स्ट राउंड के बाद फोर्थ बिहाइंड पी, तो फोर्थ बिहाइंड पी अगर आप देखोगे तो एस आ जाएगा, तो एस को रिमूव कर दिया, पी आर टी क्यू वी यू डब्ल्यू बचा। फिर हमारे पास सेकंड राउंड के बाद फिफ्थ बिहाइंड क्यू है, तो 1 2 3 4 5 आर रिमूव कर दिया, हमारे पास पी टी क्यू वी यू डब्ल्यू बचा। थर्ड राउंड के बाद हमारे पास थर्ड बिहाइंड वी है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमारे पास पी रिमूव कर दिया पी को, फिर टी क्यू वी यू डब्ल्यू बचता है। फोर्थ बिहाइंड यू है, तो वापस हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिमूव कर देंगे वी को, तो वहाँ पर टी क्यू यू डब्ल्यू। लेकिन आंसर में हमारे पास क्या टी क्यू वी डब्ल्यू है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ एरर की वजह से ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द टेबल लिस्ट, जो प्रीवियस क्वेश्चन था कैसे सॉल्व करना है वो आप तरीका देख सकते हैं आगे के एग्जाम के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल लिस्ट द टॉप 5 नेशंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स वॉन इन अ टूर्नामेंट, ऑल्सो इंक्लूडेड आर द नंबर ऑफ सिल्वर एंड द ब्रॉन्ज मेडल्स वॉन बाई दैम, बेस्ड ओनली ऑन द डेटा प्रोवाइडेड इन द टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट बतानी है हमारे पास। तो पहला है, पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी गिवन डेटा है ना, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला बताना है। पहला है कि फ्रांस विल ऑक्यूपाई द थर्ड प्लेस इफ द लिस्ट वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन। तो टोटल नंबर ऑफ मेडल कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे पास, तो रो वाइज टोटल कर लेते हैं हम और कॉलम वाइज भी टोटल कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ब्रॉन्ज टोटल हो जाएगा। और अगर हम रो वाइज करते हैं तो नेशन वाइज टोटल कितने मेडल जीते गए वो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हमने टोटल कर लिया, रो वाइज मतलब टोटल अमेरिका ने जीते हैं 125, वहीं अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो 132 हैं टोटल हमारे पास, ठीक है। कॉलम वाइज अगर हम टोटल करते हैं तो पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है कि फ्रांस विल ऑक्यूपाई द थर्ड प्लेस इफ द लिस्ट वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडल वंस। फर्स्ट पे हमारे पास अमेरिका है, ठीक है, सेकंड पे हमारे पास कनाडा है और थर्ड पे हमारे पास फ्रांस है, तो ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ द टॉप 2 नेशंस विल नॉट चेंज इवन इफ द लिस्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडल वन। सही बात है, सबसे ज़्यादा अमेरिका है जो ऊपर है, कनाडा सेकंड नंबर पर है, तो चेंज नहीं होगा ऑर्डर। थर्ड है हमारे पास यूएसए एंड कनाडा टुगेदर हैव लेस देन 50% ऑफ द मेडल्स अवॉर्डेड टू द नेशंस इन द अबव टेबल। अब जैसे कनाडा हमारे पास है 90, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेडल 90 जीते हैं, और अमेरिका ने 125, टोटल हो गया 215, जो कि बताया गया है कि 50% ऑफ टोटल मेडल कितने हैं 376 हैं, उसका 50% हो गया 188 मेडल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास ज़्यादा है। तो मतलब 188 मेडल्स कम है, 215 मेडल दोनों का मिला के ज़्यादा है 50% ऑफ द मेडल्स अवॉर्डेड। तो लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर भी वहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। फिर भी ऑप्शन डी देख लेते हैं कि कनाडा हैज़ वन ट्वाइस एज मैनी मेडल्स एज जापान। तो कनाडा ने जीते हैं वहाँ पर 90 और जापान ने 45, तो एग्जैक्टली ट्वाइस है, डबल है हमारे पास। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास, इनकरेक्ट बताना है तो ऑप्शन सी हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनाइजेशन अलाउज इट्स एम्प्लॉयज टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स बट चार्जेज एन ओवरहेड ऑन द कंसल्टिंग फीस। द ओवरहेड इज 20% ऑफ द कंसल्टिंग फी इफ द फी इज अप टू 5 lakh। फॉर हायर फीसेस द ओवरहेड इज 1 lakh plus 10% of the amount by which the fee exceeds rupees 5 lakh. The government charges as goods and services taxes of 18% on the total amount
द कंसल्टिंग फी प्लस द ओवरहेड, an employee of the organization charges this entire amount, that is the consulting fee, overhead and tax to the client. If the client cannot pay more than 10 lakh, what is the maximum consulting fee that the employee can charge? तो जो गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं कि कंसल्टिंग फीस को हमने एक्स माना जो एम्प्लॉय देगा और वो हमारे पास इक्वल टू लेस देन है 5 लाख के बराबर। ठीक है, अगर 5 लाख है इक्वल टू 5 लाख तक है या फिर उससे कम है कंसल्टिंग फी, तो उसके ऊपर क्या कंडीशन है कि ओवरहेड चार्जेस लगेंगे 20%। ठीक है, कंसल्टिंग फीस के मतलब कि एक्स है तो 0.2x लगेगा, जीएसटी लगेगा 18%, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा उसको 18% जो है वो टोटल के ऊपर है, ओवरहेड प्लस कंसल्टिंग फीस के ऊपर, मतलब x प्लस 0.2x के ऊपर है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 18% का, तो ये हो जाएगा 1.18 18% का और इंटू का 1.2x, x प्लस 0.2x हमारे पास 1.2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1.41x और ये हमारे पास 1.41x एक्चुअली कितना है 10 लाख तक हम पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द क्लाइंट कैन नॉट पे मोर देन 10 लाख, 10 लाख के लिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 7,06,713 रुपये, जो कि बहुत लो है। अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि 5 लाख से ऊपर है अगर कंसल्टिंग फी, तो ओवर कितना लगेगा 1 लाख प्लस 10% ऑफ द ग्रेटर देन 5 लाख, तो 5 लाख से ऊपर x माइनस 5 लाख हो गया, उसके ऊपर 10% लगेगा और अलग से 1 लाख रुपए लगेगा, तो ओवर कितना होगा 1 लाख प्लस का 0.1 x माइनस 5 लाख है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया x प्लस ओवरहेड x प्लस का 1 लाख प्लस का 0.1 ऑफ x माइनस 5 लाख हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया हमने और इसके ऊपर जीएसटी कितना है 18% फाइनल बिल के ऊपर। फाइनल बिल सॉल्व करने के बाद ये आया हमारे पास। ठीक है, इसका 18% मतलब 1.18 से मल्टीप्लाई किया जैसे हमने पहले किया था। ये किसके बराबर है, ये टोटल कितना पे किया उसने 10 लाख पे किया। ठीक है, इससे अगर हम निकालते हैं तो x की वैल्यू आ रही है लगभग 7,24,961 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्या क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसमें पूछा क्या है और गिवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई है, एक स्टेप वाइज चलोगे आपके 5 लाख तक हमारे पास कंसल्टिंग फीस 20% है और 5 लाख से ऊपर है अगर कोई भी कंसल्टिंग फी, ठीक है, तो उस पर 1 लाख प्लस का 10% ऑफ अमाउंट एक्सीड 5 लाख है। ठीक है, तो इसलिए हमने x माइनस का 5 लाख किया था जो 10% के अंदर आ रहा था। ठीक है, जैसे ब्रैकेट में देखोगे 10% का तो x है उसमें से 5 लाख माइनस किया था हमने। ठीक है, और प्लस का वो 1 लाख वो ऑलरेडी फिक्स अमाउंट है। ठीक है, उसको सॉल्व किया हमने तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। अब आगे जो आएंगे क्वेश्चन वो हमारे पास मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन है और जिसमें पहला पोर्शन जो है वो कंपलसरी है, कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स है, पार्ट ए वाला, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक जो रहेगा वो 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि for a sample drawn from normally distributed population, the statistic y is equal to n minus 1 s square by sigma square, where n sample size है, sigma population standard deviation है, s sample standard deviation है हमारे पास। तो ये वेरिएंस है बेसिकली सैम्पल वेरिएंस, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है सैम्पल वेरिएंस है, ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है। ठीक है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है सैम्पल साइज -1 n-1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका हमारे पास काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का कि काई स्क्वायर इक्वल टू n-1, n के सैंपल साइज और n-1 की वैल्यू जो होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है। ठीक है, सैंपल वेरिएंस अपॉन में पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द रिफ्लेक्टेंस ज्योमेट्री ऑफ वाइट स्काई एल्बिडो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसके अंदर हमारे पास जो वाइट स्काई एल्बिडो है वो डिफ्यूज इल्यूमिनेशन को शो करता है फ्रॉम द एंटायर हेमिस्फीयर। ठीक है, वाइट स्काई एल्बिडो आल्सो नोन एज बाई हेमिस्फेरिकल रिफ्लेक्टेंस रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ सरफेस व्हेन illuminated by diffuse isotropic radiation. It essentially describes how much solar radiation a surface reflects when the incoming light is scattered equally from all direction. तो हर एक डायरेक्शन से इक्वली स्कैटर्ड होती है जो इनकमिंग लाइट होती है हमारे पास। ठीक है, दिस कॉन्ट्रास्ट विद ब्लैक स्काई एल्बिडो विच रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेंस अंडर डायरेक्ट सनलाइट। तो हम वाइट स्काई एल्बिडो को बात कर रहे हैं जो कि बाई हेमिस्फेरिकल रिफ्लेक्टेंस होता है हमारे पास, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास
क्लाउड अपीयर्स वाइट इन ऑप्टिकल विजिबल स्पेक्ट्रल बैंड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेजेस ड्यू टू विच स्कैटरिंग है हमारे पास। तो कौन सी स्कैटरिंग है वो? नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है, न रेले है, न माई है, न हमारे पास सेलेक्टिव है। तो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास क्लाउड जो है वो वाइट कलर के शो होते हैं हमारे पास, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम बैंड्स के अंदर। तो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या है कि दीज आर द वेवलेंथ इंडिपेंडेंट, ये वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होती हैं। इट इज कॉज्ड बाय द पार्टिकल्स, जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल रहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस फ्रेगमेंट्स इन क्लाउड, ठीक है, हुज रेडियाई, जिनका रेडियाई क्या 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। द स्कैटरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ, ऑल द वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड इक्वली, हर एक वेवलेंथ इक्वली स्कैटर्ड होती है। जैसे वाइट स्काई एल्बिडो के अंदर देखा था, वही हमारे पास क्या इक्वली स्कैटर्ड होती है। तो वाइट कलर के क्लाउड्स हमारे पास विजुअल होते हैं, ठीक है। तो एंड नॉट जस्ट ब्लू, ग्रीन एंड रेड, तो इक्वल स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास जो क्लाउड्स हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग का टाइप है। तो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर देयर आर पार्टिकल्स मोर देन 10 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जिनका साइज ज़्यादा है वो लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे पास ये नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स एज वाइट, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग का। एज क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड इन इक्वल अमाउंट, द क्लाउड अपीयर्स एज वाइट, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स एंड लार्ज डस्ट पार्टिकल कैन कॉज दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग एंड दस कॉज फॉग एंड क्लाउड्स टू अपीयर वाइट टू आवर आइज बिकॉज ब्लू, ग्रीन एंड रेड लाइट ऑल स्कैटर्ड इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी। तो हर एक हमारी आइज तक जो वेवलेंथ है वो इक्वली पहुंचती है, तो हमारे पास एक डिफरेंट कलर का शो नहीं होता है, वो सारा का सारा वाइट शो होता है, क्योंकि इक्वल स्कैटरिंग देखने के लिए मिलती है हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ के अंदर, ठीक है। विजुअल स्पेक्ट्रम में क्या है? क्लाउड स्कैटर ऑल वेवलेंथ नियरली इक्वल, जो कि नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग का फेनोमेनन है। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया, इट वुड एमिट फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स मोर रेडिएशन। तो कितने ज़्यादा टाइम्स हमारे पास रेडिएशन एमिट करेगा? फॉर्मूला हमारे पास किससे आएगा? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आएगा, ठीक है, जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, रेडिएशन एनर्जी से रिलेटेड है। तो रेडिएशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 है हमारे पास, T टेम्परेचर है हमारे पास। तो टेम्परेचर को डबल कर दिया तो 2 की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एमिसिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद वेवलेंथ इट इज कॉल्ड एज, अगर एमिसिविटी वेरी करती है वेवलेंथ के साथ तो वो हमारे पास सेलेक्टिव रेडिएंट होता है। ब्लैक बॉडी परफेक्ट एमिटर रहता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर रहता है, और एमिसिविटी 1 रहती है ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन जिसकी वेवलेंथ के साथ वेरी करे एमिसिविटी वो सेलेक्टिव रेडिएंट कहलाता है, ठीक है। एमिसिविटी वेरीज विद वेवलेंथ, सच बॉडीज आर सेलेक्टिव रेडिएटर्स, दैट इज नॉट ग्रे बॉडीज। एमिसिविटी हमें पता है क्या होता है कि एम अपन में एम भी, एम हमारे पास एमिटेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, और एम भी जो है वो उसी सेम टेम्परेचर पे एमिटेंस है फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। एमिसिविटी हमें पता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और रेंज हमारे पास ऑब्वियसली 0 से लेके 1 तक लाई करती है। 0 है हमारे पास अगर वो नॉन रेडिएटिंग सोर्स है, और अगर ब्लैक बॉडी है तो उसके लिए 1 वैल्यू रहेगी एमिसिविटी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि एमिसिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद वेवलेंथ, सेलेक्टिव रेडिएंट होता है, ठीक है। क्योंकि नॉन रेडिएंट रहेगा तो हमारे पास 0 रहेगी एमिसिविटी की वैल्यू, और ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास 1 रहेगी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पोजिशनिंग द सास्टोमोनियन मॉडल प्रोवाइड्स ए करेक्शन फॉर। तो इसका आंसर हमारे पास जेनिथ हाइड्रोस्टैटिक डिले है। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जीएनएसएस एरर्स जो हैं, जीएनएसएस सिग्नल ट्रेवल थ्रू द अर्थ एटमोस्फेयर विच कॉजेज डिले, दीज डिलेज आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एरर इन प्रिसाइज पोजिशनिंग। द एटमोस्फेयर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू आयनोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो लेयर्स है हमारे पास, तो ट्रोपोस्फेयर और आयनोस्फेयर के अंदर जो आयन्स अवेलेबल रहते हैं उनकी वजह से हमारे पास जो ट्रैवल है, मतलब डिले देखने के लिए मिलता है, स्लो डाउन हो जाता है हमारे पास जो
जीएनएसएस सिग्नल होता है। तो सस्टेमोनियन मॉडल के अगर देखते हैं तो इट इज़ ए वेल नोन मॉडल यूज टू करेक्ट द ट्रोपोस्फेरिक डिले। द ट्रोपोस्फेरिक डिले इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द हाइड्रोस्टैटिक या फिर ड्राई कंपोनेंट एंड द वेट कंपोनेंट। तो इसके अंदर ऑप्शन है जेनेथ हाइड्रोस्टैटिक डिले, स्लेंट हाइड्रोस्टैटिक डिले, जेनेथ टोटल डिले और स्लेंट टोटल डिले। तो जेनेथ हाइड्रोस्टैटिक डिले है हमारे पास पहला ऑप्शन, ठीक है। तो this refer to the delay caused by the hydrostatic component of the troposphere when the signal is directly overhead, मतलब कि जेनिथ के ऊपर है। तो जेनिथ हाइड्रोस्टैटिक डिले, ठीक है। स्लैंट हाइड्रोस्टैटिक डिले के अंदर क्या है कि इट इज द डिले caused by the hydrostatic component when the signal arrive at an angle not directly overhead। तो जेनिथ का मतलब है डायरेक्टली ओवरहेड, और हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट की वजह से वहाँ पर डिले देखा जाए तो जेनिथ हाइड्रोस्टैटिक है। स्लैंट में मतलब कि किसी एंगल की वजह से वहाँ पर सिग्नल पहुँच रहा है किसी एंगल पर, तो वो हाइड्रोस्टैटिक की वजह से डिले देखा जा रहा है, तो स्लैंट हाइड्रोस्टैटिक डिले है। वही जेनिथ टोटल डिले का दिस वुड encompass both hydrostatic and wet components at the zenith, और slant total delay का this would encompass both hydrostatic and wet components at a slant angle। तो नाम से पता चल रहा है, बट हम बात कर रहे हैं सस्टेमन मॉडल के लिए, तो वो हाइड्रोस्टैटिक डिले के लिए होता है कि द सस्टेमोइनन मॉडल primarily provides a robust model for the zenith hydrostatic delay while it can be combined with mapping functions to account for the slant delay. Its fundamental output is typically the zenith hydrostatic delay. The wet component is usually modeled separately or estimated. The Sustaminon model is fundamentally associated with the correcting for the zenith hydrostatic delay। तो ये जो सस्टेमोइनन मॉडल है वो किसके लिए करेक्शन करता है, जेनिथ हाइड्रोस्टैटिक डिले के लिए। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पोजिशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है कि इन डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द करेक्शंस टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द यूजर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रेफरेंस स्टेशन। दूसरा है रियल टाइम काइनेमेटिक पोजिशनिंग एंड स्टॉप एंड गो पोजिशनिंग आर बोथ काइनेमेटिक methods। Third, a rapid static positioning is not a relative positioning technique। फोर्थ है हमारे पास डबल डिफरेंसिंग एलिमिनेट्स द क्लॉक एरर्स एंड इम्प्रूव द नॉइज इन द डिफरेंस स्यूडो रेंज ऑब्जर्वेशंस। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास बी है, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, और रियल टाइम काइनेमेटिक पोजिशनिंग हो, आरटी के पोजिशनिंग या फिर स्टॉप एंड गो पोजिशनिंग, दोनों क्या है हमारे पास काइनेमेटिक मेथड्स हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इन DGNSS है हमारे पास, ठीक है। द करेक्शंस टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द यूजर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रेफरेंस स्टेशन। Actually, DGNSS works by having a reference station at a known precisely survey location. This reference station calculates the error in the satellite signal it receives and then transmits these correction to the user's receiver, जो कि रोवर रिसीवर होता है हमारे पास। तो बेस रिसीवर, बेस स्टेशन जिसको कहते हैं, जो कंटिन्यूसली कैलकुलेट करता है एरर को, और उसी एरर को वो ट्रांसमिट करता है वापस यूजर या रोवर रिसीवर के पास, ठीक है। दीज करेक्शंस आर अप्लाई टू द स्यूडो रेंज मेजरमेंट्स ऑफ कैरियर phase measurement at the user's receiver, not directly to the coordinates. Applying corrections to the measurements indirectly leads to the more accurate user coordinate. While the end goal is more accurate user coordinates, the direct transmission is of the correction to the measurements। तो ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या है हमारे पास कि रियल टाइम काइनेमेटिक पोजिशनिंग एंड स्टॉप एंड गो पोजिशनिंग आर बोथ काइनेमेटिक मेथड, सही है हमारे पास। काइनेमेटिक पोजिशनिंग रेफर टू द मेथड्स वेयर द रिसीवर इज इन मोशन व्हाइल कलेक्टिंग डेटा। तो वो काइनेमेटिक होता है हमारे पास कि जब डेटा कलेक्शन हो रहा है तो रिसीवर मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है। तो रियल टाइम काइनेमेटिक कौन सा मेथड है, इट इज अ काइनेमेटिक मेथड वेयर हाई एक्यूरेसी पोजिशनिंग इज अचीव्ड इन रियल टाइम व्हाइल द रिसीवर इज मूविंग। तो ये हमारे पास काइनेमेटिक मेथड है। स्टॉप एंड गो के अंदर भी क्या है, वो काइनेमेटिक स्टॉप एंड गो कहलाता है, क्योंकि ये भी एक काइनेमेटिक मेथड है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि रिसीवर मूव बिटवीन पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टॉप्स briefly at each point to collect data for a short period before moving to the next। The stop and go part describes the motion, but the overall technique is still categorized as kinematic because the receiver is moving between ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इसमें भी रिसीवर मूव करता है, इसलिए ये भी हमारे पास काइनेमेटिक मेथड है। तो दूसरे का भी हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो मेन काइनेमेटिक मेथड था जो आरटी के एंड स्टॉप एंड गो को कवर करता है हमारे पास, ठीक है।
अदर 2 पॉइंट्स का भी आप एक्सप्लेनेशन ईजिली यहाँ पर पीडीएफ के अंदर देख सकते हो। तो हमने जो करेक्ट आंसर है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट है हमारे पास। जैसे ऑप्शन सी में आप देखोगे कि रैपिड स्टैटिक पोजिशनिंग इज नॉट ए रिलेटिव पोजिशनिंग टेक्निक, इनकरेक्ट है, क्योंकि रिलेटिव पोजिशनिंग इन्वॉल्व यूजिंग 2 और मोर रिसीवर साइमल्टेनियसली। 2 या 2 से ज़्यादा रिसीवर्स होते हैं, वेयर वन इज एट द पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, दूसरा हमारे पास अननोन पॉइंट्स पे होता है। द रिलेटिव पोजिशनिंग आर डिटरमाइंड विच हेल्प्स इन कैंसिलिंग आउट कॉमन एरर्स, तो हेल्प करता है वो कॉमन एरर्स को कैंसिल आउट करने के लिए। तो रैपिड स्टैटिक पोजिशनिंग इज अ रिलेटिव पोजिशनिंग टेक्निक, इट्स अ फास्टर वेरिएंट ऑफ द स्टैटिक सर्विंग वेयर द रिसीवर ऑक्यूपाइज अ पॉइंट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। 5 से 20 मिनट के लिए हम रिसीवर को रखते हैं जिससे वो अपनी रीडिंग ले सके, compared to the traditional static methods, but still relies on a reference receiver to achieve higher accuracy by differencing observations। तो जो नोन पॉइंट्स के ऊपर रेफरेंस स्टेशन के ऊपर होता है उसी के बेसिस पे हमारे पास इसकी एक्यूरेसी अचीव होती है। 4th पॉइंट था हमारे पास डबल डिफरेंसिंग एलिमिनेट्स द क्लॉक एरर्स एंड इम्प्रूव्स द नॉइज इन द डिफरेंस स्यूडो रेंज ऑब्जर्वेशन। ये भी इनकरेक्ट है कि डबल डिफरेंसिंग इज ए पावरफुल टेक्निक यूज्ड इन जीएनएसएस especially with the carrier phase measurements. It involves taking the difference between 2 single difference observations, which is the difference between 2 receivers observing the same satellite। तो वो नॉइज को इम्प्रूव नहीं करता है, क्लॉक एरर्स को एलिमिनेट नहीं करता है वहाँ पर, ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि डिफरेंस क्या है हमारे पास, 2 सिंगल डिफरेंस ऑब्जर्वेशंस में उसको फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन द चोक रिंग एंटीना देयर आर कंसेंट्रिक सिलेंडर्स प्लेस्ड अराउंड द एंटीना that are of a certain depth to minimize the multipath effect. If the signal wavelength is lambda, then the depth of the cylinders in the choke ring antenna should be। तो मल्टीपाथ इफेक्ट हमें पता है कि डिफरेंट जो रिफ्लेक्टर बॉडीज होती हैं, जैसे वाटर बॉडी हो गई, हाई रेज बिल्डिंग्स हो गई, उनकी वजह से जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास डिले करके पहुंचते हैं या फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर पहुंचते हैं। तो उसकी वजह से जो इफेक्ट देखने के लिए मिलता है वो मल्टीपाथ इफेक्ट होता है। उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास क्या है कि सिग्नल वेवलेंथ जो लैम्डा है उसका डेप्थ क्या होगा हमारे पास चोक रिंग का, ठीक है। सिलेंडर का डेप्थ क्या होगा वो चीज़ हम देख लेते हैं। बेसिकली एग्जैक्टली λ/4 होगा या स्लाइटली मोर देन λ/4 और लेस देन λ/2 होगा, एग्जैक्टली λ/2 होगा या फिर स्लाइटली मोर देन λ/2 और लेस देन लैम्डा होगा। तो ऑप्शन बी बेसिकली होता है कि स्लाइटली मोर देन λ/4 और लेस देन λ/2 होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द डेप्थ ऑफ द कंसेंट्रिक सिलेंडर्स इन चोक रिंग एंटीना टू मिनिमाइज द मल्टीपाथ इफेक्ट गिवन द सिग्नल वेवलेंथ इज लैम्डा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए चोक रिंग एंटीना इज टू सरप्रेस ground reflections, मतलब multipath effects when receiving signal, particularly from GPS satellite. This is achieved by creating a choke or trap that prevents horizontally polarized waves, which are typically of ground reflections, from reaching the antenna's radiating element। तो जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव्स होती हैं उनको प्रिवेंट करता है, उसका काम है हमारे पास चोक और ट्रैप करना चोक रिंग का, ठीक है। So for effective multipath suppression, the depth of the choke rings is designed to create a quarter wavelength trap for the interfering signal। तो उसकी डेप्थ जो डिजाइन की जाती है वो क्वार्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है, फॉर इंटरफेयरिंग सिग्नल। दिस मीन्स दैट डेप्थ ऑफ λ/4 वुड आइडियली बी यूज टू कैंसिल आउट रिफ्लेक्शन। तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए, λ/4 होनी चाहिए। However, in practical implementations, achieving perfect cancellation across all angle of arrival and frequency is challenging. If the depth is exactly λ/4, it's optimized for a specific frequency and angle। तो λ/4 अगर डेप्थ रहेगी एग्जैक्टली λ/4 रहेगी तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी और एंगल के लिए ऑप्टिमाइज रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो परफेक्ट कैंसिलेशन के लिए हमारे पास उसको चैलेंज करता है जो भी कैंसिलेशन होता है। So to provide a broader band of suppression and account for real world variations and the impedance matching, the depth is often designed to be slightly more than λ/4। तो λ/4 से ज़्यादा होती है और λ/2 से कम होती है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगर ऑप्शन ए देखा जाए कि वाई λ/4 is the theoretical ideal for a perfect rep, practical consideration mean exactly is often too restrictive for optimal performance across a range of condition, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। लेकिन जो ऑप्शन बी है हमारे पास मोर देन λ/4 और λ/2 से फार लेस देन, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इट अलाउज ए वाइडर बैंडविड्थ ऑफ मल्टीपास सेपरेशन, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है हमारे पास अगर इसकी डेप्थ जो है चोकरिंग की λ/2 से कम रखते हैं और λ/4 से ज़्यादा रखते हैं। सो इफ द डेप्थ इज स्लाइटली मोर देन λ/4 इट कैन स्टिल इफेक्टिवली कैंसिल रिफ्लेक्शंस ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अराउंड द डिजाइन फ्रीक्वेंसी। गोइंग क्लोज टू λ/2 वुड स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ हाफ वेव रेजोनेटर विच इज नॉट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द चोकरिंग। तो ये भी हमारे पास λ/2 के बहुत क्लोज नहीं जाना है, ठीक है। तो फार लेस देन होना चाहिए और स्लाइटली मोर देन होना चाहिए λ/4 से, और डेप्थ नियर λ/2 would essentially resonate the unwanted reflections back towards the antenna, which is counterproductive. वहीं अगर exactly λ/2 की बात करते हैं तो as explained above, λ/2 is generally not used for chokering depths as it would behave differently and not provide the desired cancellation. Basically बस मोर देन होना चाहिए λ/4 जो कि λ/2 से फार लेस देन होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन डी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, λ/2 से ज़्यादा और लेस देन λ से हमारे पास, तो दिस वुड नॉट फंक्शन एज एन इफेक्टिव क्वार्टर वेव ट्रैप, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्वार्टर वेवलेंथ डेप्थ में कि ए 180 डिग्री फेज शिफ्ट टूवर्ड अकर्स व्हेन द टोटल पाथ लेंथ विद इन द ग्रुप डाउन एंड बैकअप is half of wavelength. Therefore, the depth of the groove itself needs to be approximately a quarter of the signal wavelength, ठीक है। λ/4 approximately होना चाहिए और स्लाइटली ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे पास मोस्ट सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि रास्टर डेटा मॉडल मेक्स यूज ऑफ ग्रिड ऑफ सेल्स डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑन अर्थ, तो नॉट करेक्ट बनता है। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास वेक्टर डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द स्पेशियल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स लाइन और पॉलीगन, ये भी करेक्ट है। थर्ड है हमारे पास रीसैम्पलिंग इज अप्लाइड आफ्टर जियो रेफरेंसिंग ऑफ वेक्टर डेटा सेट्स, ये गलत है हमारे पास, ठीक है। फोर्थ हमारे पास टोपोलॉजी यूज्ड इन द वेक्टर डेटा मॉडल टू एंश्योर स्पेशियल डेटा इंटीग्रिटी, ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि रास्टर डेटा मॉडल यूज ऑफ ग्रिड ऑफ सेल्स डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑन अर्थ। रास्टर डेटा मॉडल क्या है हमारे पास, बेसिकली ग्रिड ऑफ सेल्स के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है जितने भी जियोग्राफिक फीचर्स होते हैं। तो हर एक सेल क्या रिप्रेजेंट करती है, उसके एट्रीब्यूट को, उसके लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। दूसरा क्या है, वेक्टर डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द स्पेशल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ पॉइंट लाइन और पॉलीगन, ये भी करेक्ट है हमारे पास कि वेक्टर डेटा मॉडल जो है वो जियोग्राफिक फीचर्स को डिफरेंट और डिस्क्रीट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट, जैसे ट्री हो गया, वेल हो गया, पोल्स हो गए, ठीक है, वो सभी क्या पॉइंट से रिप्रेजेंट की जाती हैं। वहीं लीनियर फीचर जैसे रोड, रिवर, ठीक है, और रेलवे लाइन हो गई, ये सभी लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जो एरिया को कवर करती हैं जैसे लेक हो गया, पार्क हो गया, कंट्रीज हो गया, पॉलीगन से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा रीसैम्पलिंग इज अप्लाइड आफ्टर जियो रेफरेंसिंग ऑफ वेक्टर डेटा सेट्स, ये गलत है कि रीसैम्पलिंग प्राइमरली एसोसिएटेड विद रास्टर डेटा ऑपरेशंस particularly after transformations like georeferencing or reprojection to determine the new pixel value। तो रीसैम्पलिंग के हमारे पास प्राइमरली एसोसिएशन है, पहले किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है, आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि नॉट करेक्ट वैल्यू पूछी है। वेक्टर डेटा मॉडल डू नॉट इनहेरेंटली इन्वॉल्व रीसैम्पलिंग इन द सेम वे रास्टर डेटा डज, जियोरेफरेंसिंग ऑफ वेक्टर डेटा इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग कोऑर्डिनेट्स नॉट रीसैम्पलिंग सेल वैल्यूज, तो ऑप्शन सी गलत है और आंसर है हमारे पास। फोर्थ, टोपोलॉजी इज यूज्ड इन वेक्टर डेटा मॉडल टू एंश्योर स्पेशियल डेटा इंटीग्रिटी। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्पेशियल रिलेशनशिप, टोपोलॉजी का मतलब है कि जो रिलेशनशिप है उसको स्टेब्लिश करना बिटवीन द जियोमेट्रिक फीचर जैसे पॉइंट, लाइन और पॉलीगन इन अ वेक्टर डेटा सेट। इट इज क्रूशियल फॉर ensuring data integrity, preventing overlaps, gaps, other errors and enabling spatial analysis, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है हमारे पास। लेकिन पूछा गया था हमारे पास
नॉट करेक्ट, आंसर सी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ शेप फाइल। पहला ऑप्शन है हमारे पास इट इज एन एग्जांपल ऑफ जियो रिलेशनल डेटा मॉडल, दूसरा इट इज ए टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल, थर्ड है हमारे पास ट्रीट्स पॉइंट एज पेयर्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, फोर्थ है हमारे पास इन दिस पॉलीगन्स कैन हैव डुप्लीकेट आर्क्स फॉर शेयर्ड बाउंड्रीज। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास गलत है, बाकी तीनों हमारे पास करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सबसे पहला हमारे पास क्या है कि इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ जियो रिलेशनल डेटा मॉडल, किसकी बात हो रही है हमारे पास, कंटेक्स्ट ऑफ शेप फाइल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि शेप फाइल इज ए जियो रिलेशनल डेटा मॉडल, इट स्टोर्स स्पेशल डेटा मतलब जियोमेट्री इन वन सेट ऑफ फाइल, जैसे डॉट एस एच पी हो गया, डॉट एस एच एक्स हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं। और एट्रीब्यूट डेटा को सेपरेट रिलेटेड फाइल में जैसे डॉट डी बी एफ हो गया, ठीक है, उस फाइल में इसको स्टोर करती है। तो ये जियो रिलेशनल डेटा मॉडल है। दिस सेपरेशन linked by a common ID defines a georelational model, so this statement is correct। दूसरा है इट इज ए टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल, ये भी करेक्ट, ये इनकरेक्ट है हमारे पास क्योंकि ये नॉन टोपोलॉजिकल डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। एक की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप फाइल्स इज दैट दे डू नॉट इनहेरेंटली स्टोर टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप, तो नॉन टोपोलॉजिकल डेटा, ठीक है, लाइक एडिशंसी हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, कंटेनमेंट हो गया, ये सब नहीं है हमारे पास स्टोर करती है। वाइल यू कैन डिराइव टोपोलॉजी फ्रॉम शेप फाइल्स यूजिंग जियो प्रोसेसिंग टूल्स, द शेप फाइल फॉर्मेट इटसेल्फ इज नॉट डिजाइन टू एनफोर्स और स्टोर दीज रिलेशनशिप्स डायरेक्टली। Topological data models like geodatabases have explicit rules to manage these relationships, preventing overlaps, gaps, and ensuring shared boundaries are stored only once। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं कि ट्रीट्स पॉइंट्स एज पेयर्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ये भी सही है कि दिस इज द फंडामेंटल टू हाउ स्पेशल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ शेप फाइल। शेप फाइल के अंदर बेसिकली जो भी पॉइंट है, जो भी डेटा है, वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट्स को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को हमारे पास सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होता है, और पॉलीगन जो है हमारे पास क्लोज सेट ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्थ हमारे पास क्या है कि इन दिस पॉलीगन्स कैन हैव डुप्लीकेट आर्क्स फॉर शेयर्ड बाउंड्रीज, ये भी सही है कि शेप फाइल्स आर नॉट टोपोलॉजिकल, ये टोपोलॉजिकल नहीं है, नॉन टोपोलॉजिकल डेटा है। ठीक है, दे डू नॉट enforce shared boundaries efficiently। If two adjacent polygons share a boundary, that boundary is stored twice, once for each polygon। तो इसमें क्या है कि एक ही बाउंड्री जो है वो दोनों पॉलीगन के लिए स्टोर नहीं होती, डुप्लीकेट आर्क रखते हैं हमारे पास शेप फाइल। ठीक है, सो दिस लीड्स टू डेटा रिडंडेंसी एंड पोटेंशियल स्लाइवर्स गैप्स इफ नॉट डिजिटाइज केयरफुली। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस इट नॉट बीइंग अ टोपोलॉजिकल मॉडल। तो ये टोपोलॉजिकल नहीं है, नॉन टोपोलॉजिकल है, जिसकी वजह से डुप्लीकेसी हम देख सकते हैं शेप फाइल के अंदर। ठीक है, अगर सही से डिजिटाइज नहीं किया तो दो फाइल बनेंगी दो पॉलीगन के लिए, कॉमन बाउंड्री अगर वो नहीं हुई है सही से डिजिटाइज। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द टेबल बिलो इज एन एट्रीब्यूट टेबल अबाउट एम्प्लॉय रिकॉर्ड विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी की। तो बेसिकली प्राइमरी की क्या डिफरेंट होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए और सबसे कॉमन होना चाहिए हमारे पास। सबसे अलग का मतलब था कि हर एक चीज़ जो है कॉमन होनी चाहिए। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट आईडी पे जाते हैं तो सबकी आईडी डिफरेंट है, वहीं हम एम्प्लॉयमेंट नेम पर जाते हैं, ठीक है, तो प्रशांत और दिनेश, सौम्या, दिनेश, तो दिनेश दो बार है तो पता नहीं चलेगा हमारे पास। ठीक है, उसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, डिफरेंट होनी चाहिए। वहीं एम्प्लॉयमेंट डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो जूनियर इंजीनियर हैं, वहीं हम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो हमारे पास जो डिफरेंट है, जो डिस्क्रीट है, जो उसी को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, जिसको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें, जो रिपीट ना हो हमारे पास। तो एम्प्लॉयमेंट आईडीज जो है वो सबकी डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। अगर उसी को आप देखोगे को प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन द टेबल। तो कॉलम के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक टेबल की जो रो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, तो वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने नेम में देखा दो नेम है दिनेश, ठीक है,
तो ये प्राइमरी की नहीं हो सकती है हमारे पास। वहीं आईडी की बात करते हैं तो दिस एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय रिकॉर्ड, तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की हो जाएगी। वहीं डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, रिपीट हो गया। डेजिग्नेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर रिपीट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट आईडी हमारे पास प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द बेस्ट मैच between column 1 and column 2 for the following scenario related to special operators। अब इसमें हमें मैचिंग करनी है, ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले कि ऑप्शन सी जो है मतलब पी हमारे पास 2 के साथ है और ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्यू 1 के साथ है हमारे पास और आर जो है वो 3 के साथ है। तो ये विद इन बॉर्डर है क्यू वाला, ये विद इन टेंजेंट है, ठीक है, एक टेंजेंट के साथ है। और ये विद इन स्ट्रिक्ट है, मतलब कि बिल्कुल मिडल में है, टेंजेंशियल नहीं है किसी के साथ, ठीक है, बॉर्डर के साथ अटैच नहीं है। तो नाम से आप जा सकते हो। फिर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। P2 मतलब विद इन टेंजेंट के अगर देखते हैं तो P विजुअली द इनर शेप इज कम्प्लीटली इनसाइड द आउटर शेप एंड देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन देयर बाउंड्रीज, बाउंड्री के साथ नहीं है, पॉइंट के साथ है। सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेंजेंट मतलब इम्प्लाई टचिंग एट ए पॉइंट और अलोंग ए लाइन विदाउट क्रॉसिंग। तो कॉन्टैक्ट है हमारे पास पॉइंट के साथ, इसलिए क्या है विद इन टेंजेंट है। वहीं विद इन बॉर्डर्स की बात करते हैं, बॉर्डर्स की, तो द इनर शेप इज कम्प्लीटली इनसाइड द आउटर शेप एंड इट्स बाउंड्रीज आर टचिंग और कोइंसिडेंट विद द आउटर शेप बाउंड्रीज अलोंग मल्टीपल साइड्स, ठीक है। तो वो विद इन बॉर्डर्स हो गया। वहीं विद इन स्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इनर शेप इज कम्प्लीटली इनसाइड द आउटर शेप एंड इट्स बाउंड्रीज टच द आउटर शेप बाउंड्री एट स्पेसिफिक पॉइंट और अलोंग ए स्मॉल सेगमेंट, या फिर वो टच नहीं कर रही है तो एकदम मिडल में है, तो ये विद इन स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये विद इन टेंजेंट हो जाएगा, ये विद इन बॉर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द वेटेड लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सबसे पहले हमारा फॉलोइंग है समझने वाली बात, ये MSQ है, MCQ नहीं है। इसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वेटेड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल इज मिनिमाइज, ऑप्शन सही है, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर का जो जनरल प्रिंसिपल है, जो मेथड है हमारे पास, वो यही कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल्स इज इक्वल टू द जीरो, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हम जीरो ही चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी सही है। रिडंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मैक्सिमाइज्ड, ये गलत है हमारे पास, कि रिडंडेंसी जो होती है ऑब्जर्वेशंस की वो हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेट्स आर टेकन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जैसे हम करेक्शन अप्लाई करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबल एरर के स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो कि वेरिएंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। तो A B D करेक्ट है, आंसर सी गलत है। तो इसमें जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हैं, मल्टीपल आंसर्स हैं, वो है A B और D जो करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो वेटेड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल इज मिनिमाइज्ड, ये हमारे पास क्या है, वेटेड लीस्ट स्क्वायर्स का प्रिंसिपल है। द एंटर पर्पज ऑफ द वेटेड लीस्ट स्क्वायर इज टू फाइंड द पैरामीटर्स दैट मिनिमाइज द स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है कि अनबायस्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर वेयर इट्स ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स और वेटेड लीस्ट स्क्वायर प्रोवाइड द मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड एंड देयर इज नो सिस्टमेटिक एरर। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एरर्स की वो जीरो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड करेक्टेड ऑप्शन है, मतलब कि weights are taken inversely proportional to the variance of the observation, this statement is also correct and crucial for the weighted least square to be effective. The reason we use weights in the WLS क्या हमारे पास weighted least squares है, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, is to account for heteroscedastically मीन्स अनइक्वल वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा उसमें एरर कम होगा हमारे पास, ठीक है, उसी का वेट ज़्यादा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेरिएंस के, ये चीज़ हम याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन ए बी डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि द जियो फिजिकल वेरिएबल्स डेट कैन बी मेजर्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑब्जर्वेशंस। ओशियन कलर हम नहीं देख पाएंगे अगर, ठीक है। दूसरा प्रेसिपिटेबल वाटर वेपर ये देख लेंगे, सॉइल मॉइस्चर ये फाइंड आउट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। सिस्मिक मोशन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओशियन कलर हमारे पास जीएनएसएस से नहीं मिलेगा, ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। ओशियन कलर का अगर देखते हैं तो ऑप्शन बी सी डी करेक्ट है, करेक्ट पूछा गया है तो ये भी एमएसक्यू का पार्ट है, तो बी सी और डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर हम ओशियन कलर की बात करते हैं तो इट इज़ द प्राइमरली मेजर्ड बाय पैसिव रिमोट सेंसिंग। मैंने बताया आपको कि रिमोट सेंसिंग का पार्ट है वो हमारे पास, जीएनएसएस तो नहीं बता सकता है कि कलर क्या है उसका, ठीक है। सो दैट डिटेक्ट रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर्ड सनलाइट फ्रॉम द ओशियन। पैसिव के अंदर क्या, सनलाइट को वो डिटेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे वो कलर बताता है हमारे पास, ठीक है। तो जीएनएसएस बीइंग एन एक्टिव सिस्टम दैट ट्रांसमिट सिग्नल इज नॉट डायरेक्टली यूज टू मेजर ओशियन कलर। जीएनएसएस क्या है, एक्टिव सिस्टम है, खुद ही सिग्नल भेजता है, खुद ही रीडिंग लेता है। लेकिन पैसिव रिमोट सेंसिंग के अंदर जो एनर्जी सोर्स होता है वो नेचुरल एनर्जी सोर्स मतलब सन होता है हमारे पास, ठीक है, जिससे हम कलर फाइंड आउट करते हैं। दूसरी चीज़ें जो हैं जैसे प्रेसिपिटेबल वाटर वेपर है, ये जीएनएसएस सिग्नल क्या इफेक्टेड होता है इसकी वजह से, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर सकता है क्योंकि ये बेसिकली सिग्नल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। डिले होता है, एटेन्यूएशन होता है अगर जीएनएसएस सिग्नल में वाटर वेपर के एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है उनकी वजह से, तो उसको हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम प्रेसिपिटेबल वाटर वेपर को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस मेजरमेंट कैन देन बी यूज टू डिराइव द इंटीग्रेटेड वाटर वेपर कंटेंट अलोंग द सिग्नल पाथ विच इज नोन एज प्रेसिपिटेबल वाटर वेपर। दिस इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड एप्लीकेशन ऑफ जीएनएसएस मीटरोलॉजी। वहीं सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं तो वाइल नॉट डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, जीएनएसएस रिफ्लेक्टोमीटरी होता है, जो कि इमर्जिंग टेक्निक है जो यूज की जाती है रिफ्लेक्टेड जीएनएसएस सिग्नल्स टू सेंस वेरियस सरफेस प्रॉपर्टीज including soil moisture. The strength and the characteristics of the reflected GNSS signals are influenced by the dielectric properties of the soil which are directly related to its moisture content, ठीक है। तो moisture content या फिर soil moisture GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री की हेल्प से हम उसकी टेक्निक की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो सॉइल की होती है वो सिग्नल्स को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, जो कि मॉइस्चर कंटेंट के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, इसलिए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिस्मिक मोशन की बात करते हैं तो जीएनएसएस रिसीवर हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर पोजीशन ड्यूरिंग सिस्मिक इवेंट, द ग्राउंड मूव्स एंड दीज डिस्प्लेसमेंट्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय द हाई रेट जीएनएसएस रिसीवर। तो जब सिस्मिक या अर्थक्वेक आता है तो हमारे पास क्या है कि अर्थ की मूवमेंट होती है, ग्राउंड सरफेस की मूवमेंट होती है, जिसको डिस्प्लेसमेंट को जीएनएसएस जो रिसीवर्स हैं वो मेजर कर सकते हैं। सो दिस मेक्स जीएनएसएस अ क्रूशियल टूल फॉर मॉनिटरिंग सिस्मिक मोशन, डिटेक्टिंग को सिस्मिक डिस्प्लेसमेंट्स एंड स्टडिंग पोस्ट सिस्मिक डिफॉर्मेशन। तो जो मूवमेंट होती है वो जीएनएसएस रिसीवर, जो हाई रेट जीएनएसएस रिसीवर्स होते हैं वो उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें हैं, प्रेसिपिटेबल वाटर वेपर हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया और सिस्मिक मोशन हो गया, जो जीएनएसएस डिराइव कर सकता है और मेजर कर सकता है। ओशियन कलर, पैसिव रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स जो हैं वो प्राइमरली मेजर कर सकती हैं। तो ऑप्शन बी सी डी हमारे पास आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनईटी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट द स्टैंडर्ड एरर वाज कंप्यूटेड एज ±2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि स्टैंडर्ड एरर जो सिग्मा गिवन है वो है हमारे पास प्लस का 2.5 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग दैट द ऑब्जर्वेशंस कंफर्म टू नॉर्मल एरर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी द प्रोबेबल एरर विल बी गिवन टू। प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना है हमारे पास। प्रोबेबल एरर अगर आप निकालोगे तो वो कितना होता है, प्लस माइनस का 0.6745 सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कितना है, 2.5 है, तो आपका 0.6745 इंटू 2.5 करोगे तो आपको ये सेंटीमीटर में गिवन है, आंसर भी हमारे पास सेंटीमीटर में पूछा गया है। ये यूनिट आपको अच्छे से याद रखनी है, इसी में बहुत गलतियां होती हैं। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है, जो कि अच्छे से क्वेश्चन आता है हमें, ठीक है, बट यूनिट में हम गलती कर देते हैं।
वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। ऊपर से 2 डेसिमल तक हमें आंसर बताना है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.69 सेंटीमीटर में जो यूनिट में पूछा गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है इसलिए हमारे पास ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो कुछ चेंज नहीं करना है, सीधा आंसर लिख देना है 1.69। ठीक है, रेंज आपको पता ही है 1.67 से 1.69 दी थी हमारे पास। ठीक है, और उसी रेंज में हमारे पास ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ए 2-dimensional coordinate system it is proposed to determine the size and shape of a triangle ABC in addition to its location and orientation. For this, all the internal angles and sides of the triangle were measured. Further, the planar coordinates of the point A and bearing azimuth of the line AB were known. तो हमें दो चीज़ें पता है हमारे पास, पॉइंट A के प्लेनर कोऑर्डिनेट्स पता है और जो बियरिंग है या फिर उसका जो एजिमुथ है लाइन ए बी का वो हमारे पास नोन है। तो रिडंडेंसी बतानी है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए रिडंडेंसी जो है ट्राइंगल के प्रॉब्लम में रिडंडेंसी कैलकुलेट करनी है तो डिटरमाइन द रिडंडेंसी आर इन द सर्विंग सिस्टम। फॉर्मूला सिंपल सा है कि रिडंडेंसी कहीं पर भी आपको कैलकुलेट करनी है तो जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास गिवन है, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे पास उसमें से क्या माइनस करना है, जो अननोन्स है हमारे पास। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, अब इसके अंदर ऑल इंटरनल एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स वर मेजर्ड, यहाँ पे हमने देखा था वर ऑब्जर्व्ड, तो 3 एंगल्स हमने नापे। ठीक है, ए बी सी, और 3 ही साइड हमने मेजर ऑब्जर्व की, तो 3 और 3 6 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई। ठीक है, Additionally, it states the planar coordinates of point A and azimuth bearing of line AB were known. ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है ए के वो नोन है। सो हाउएवर वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ ट्रायंगल, नोन इंफॉर्मेशन यूजुअली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अननोन्स rather than being counted as an observations. Let's reevaluate this. तो जब हमें वो चीज़ गिवन है, मतलब नोन हमारे पास अवेलेबल है, नोन हमारे पास क्या अवेलेबल है, उसके कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो 3 ऑब्जर्वेशंस हो गए, और बियरिंग जो है वो हमारे पास वो ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेगी, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली 7 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं साइज शेप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी इन एडिशन टू इट्स लोकेशन and orientation in a 2-dimensional coordinate system we need to determine coordinates of its vertices। जैसे अगर हमें शेप और साइज निकालना है ट्रायंगल का तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे हमारे पास। तो इसका मतलब है 2 × 3 6 कोऑर्डिनेट्स अननोन है हमारे पास इनिशियली। अब उसमें से ए के पता है हमें, बी और सी के अननोन्स हैं, तो बेसिकली 4 अननोन्स है हमारे पास। फिर से चलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमारे पास जो चीज़ें गिवन है कि हमने इंटरनल एंगल्स और साइड्स को मेजर किया, तो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशंस हो गई हमारे पास 6 हो गई। उसके अलावा जो अजीमुथ है हमारे पास ए बी लाइन का वो भी हमने मेजर किया, तो वो नोन हो गया हमारे पास, वो ऑब्जर्वेशन के अंदर आ गया, तो टोटल 7 हो गई हमारे पास। ठीक है, उसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ अननोन्स, और नंबर ऑफ अननोन्स कौन से हो जाएंगे, जैसे हमें क्या है शेप और साइज निकालना है तो हमें तीनों के जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, जिसमें से एक का हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स और बी और सी के निकालने पड़ेंगे। तो बेसिकली 4 हमारे पास अननोन्स हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स बी और वाई भी हो जाएगा, और इसका एक्स सी और वाई सी हो जाएगा, तो 4 अननोन्स हो जाएंगे हमारे पास। तो रिडंडेंसी हो गई हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब कि 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हमने आगे सॉल्व किया हुआ है। 4 अननोन हो गए और 7 हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस हो गई, तो 7 - 4 3 हमारे पास रिडंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है, वो देख लेते हैं कि द कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है, सिग्मा फॉर द प्लेनर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्वेड पॉइंट इज गिवन। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप कोई कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाते हो तो ये पता है आपको, ये कोवेरियंस हो गया हमारे पास, सॉरी वेरिएंस हो गया एक्स अगर वाई 2 पॉइंट मानते हैं तो, और ये वेरिएंस हो गया हमारे पास वाई का, और ये जो होता है हमारे पास ये कोवेरियंस हो जाता है। ठीक है, एक्स और वाई का कोवेरियंस हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, हमें फॉर्मूला पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई। अब यहाँ पे जो ये 25 है, ये
वेरिएंस है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा सिग्मा वाई निकालने के लिए, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम तो सिग्मा एक्स निकलेगा। और ये जो कोवेरियंस एक्स वाई है वो डायरेक्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, 0.5 हो गया। ये हमारे पास 25 और 100 का स्क्वायर रूट हो गया, तो ये 0.5 अपॉन में 50, 0.01 हमारे पास क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हो गया 0.01, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे गए थे गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 के अंदर, वो हमने देखे हैं, जो कि कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स है, ठीक है, जो कि पार्ट ए के हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे वहाँ से। अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो भी फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जब आपका पूरा जो पेपर सॉल्व वाली वीडियोज अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।